नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। यूपी में दूसरे चरण की सीटों पर तो उत्तराखंड में भी अब बारी मतदाताओं की है। पार्टियों का चुनाव प्रचार थमने से पहले पहाड़ में भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। पार्टी के लगभग सभी बड़े स्टार उत्तराखंड में जनता जनार्दन से गुहार लगाने पहुंचे, तो पंजाब से लेकर गोवा और मणिपुर तक चुनावी शोर सुनाई दिया। सत्ता की लड़ाई सबसे ज्यादा उत्तराखंड में ही नजर आई। उधर यूपी चुनाव में कैसे साधे जा रहे जाति के समीकरण और लोगों में चुनाव को लेकर कितना जोश हाई है, इन तमाम खबरों के अल्ट्रा डोज के साथ आइए शुरू करते हैं स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है इलेक्शन एक्सप्रेस। चुनाव यूपी में था और भगवा खेमे ने पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी के मुख्य स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक प्रचार में उतरे। लेकिन यूपी चुनाव की भारी व्यस्तता के बावजूद सीएम योगी भी उत्तराखंड के मैदान में पहुंचे और बीजेपी को जिताने की अपील की। तो पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर सधी रणनीति के साथ हमला किया। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की अंतिम बेला में भगवा खेमे ने धावा बोल दिया है। पार्टी के लगभग सभी बड़े स्टार पहाड़ पर फतेह का सपना लेकर मैदान में कूदे। पीएम मोदी ने लोगों को अपनी योजनाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीच में ही घोटाला हो जाता। ये मुफ्त राशन क्या पहले की सरकार होती तो ये मुफ्त राशन आप तक पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? कहीं और बिक जाता कि नहीं बिक जाता? घोटाला करते कि नहीं करते? उत्तराखंड की बहनों को जो मुफ्त सिलेंडर मिले, आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के इतने साल के बाद भी क्या वो रहते तो आपको ये पहुंचता क्या? गृह मंत्री अमित शाह ने चारधाम के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वजह से ये संभव हुआ है। केदारधाम का पुनरुद्धार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ने का संदेश केदारधाम सदियों से देता है, उसको पुनर्जीवित करा है। आदि शंकर की मूर्ति लगाकर एक केरल के ब्राह्मण सन्यासी को यहां बिठाकर पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र। यूपी में चुनावी समर के बीच सीएम योगी भी उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने टिहरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा का मुद्दा उठाया। जिसकी स्वयं की पहचान संदिग्ध है, वह व्यक्ति अब हिंदू की भी परिभाषा करने लग गया है। मुझे आश्चर्य होता है राहुल जी के मुंह से हिंदू शब्द की परिभाषा। उनको बताया जाना चाहिए, उनके तो परमाना अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। बीजेपी के तमाम हमलों का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। उन्होंने रोजगार से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर केंद्र पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि आपको राशन के पोटले पर निर्भर कर दिया, क्या ये होती है सरकार? कौन से रोजगार दिलवाए इन्होंने 5 सालों में? आज इनकी ये हिम्मत कि आपके सामने आके कहते हैं कि हम महंगाई को घटाएंगे। 5 सालों में कौन सी महंगाई घटाई इन्होंने? आपको पेट्रोल डीजल कुछ नहीं खरीद सकते आप। आपको तो निर्भर कर दिया है एक राशन के पोटले पे। क्या ये होती है सरकार? उधर पंजाब के चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आई। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहले से ही राजस्व में सरप्लस है, केजरीवाल केवल श्रेय ले रहे हैं। डींगे मारता है कि साहब मेरी एक ही सरकार है हिंदुस्तान में जो फायदे की सरकार है। सही बात है, फायदे की सरकार है, लेकिन वो केजरीवाल का गौरव नहीं है, केजरीवाल का पराक्रम नहीं है। 2002 में शीला जी ने सरप्लस स्टेट कर दिया। सर 2002 में 1999 2000 से दिल्ली सरप्लस स्टेट चल रहा है। पिछले 15, 25, 20 साल से दिल्ली सरप्लस स्टेट चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पंजाब में प्रचार करने पहुंचे। नड्डा ने पंजाब की जनता को समझाया कि कैसे बीजेपी पंजाब और सिखों के लिए समर्पित होकर काम कर रही है।
हमारे सिख भाई दिन रात मेहनत करते हैं और हमेशा हरमंदिर साहब को मत्था टेकते हैं, लेकिन हरमंदिर साहब में चढ़त चढ़ाने के लिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन करने के लिए, विदेश से अरदास करते हुए वहां कंट्रीब्यूशन करने की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेट एक्ट के तहत हामी भरी और अब दुनिया भर के सिख भाई, हिंदू भाई आज हरमंदिर साहब में अपनी चढ़त भेज सकते हैं। यह परिस्थिति आ गई। उधर यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव के सहयोगी ओपी राजभर ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने हिजाब के मामले पर संविधान का हवाला दिया। संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी के ऊपर पहनावे में पाबंदी लगे। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब को मानने वाले, पूजा पाठ सब लोग करें। संविधान नफरत नहीं किसी को बताता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत का बीज बोती है। चुनाव मणिपुर और गोवा में भी है। मणिपुर में बीजेपी के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर सवाल किए। इज दिस इंडिया? इज दिस ऑल ऑफ इंडिया? कश्मीर भी इंडिया है, केरल भी इंडिया है, गुजरात भी इंडिया है, बंगाल भी इंडिया है, बट वेयर इज माई नॉर्थ ईस्ट? कहां है मेरा उत्तर पूर्व? वेयर इज माई नॉर्थ ईस्ट? उधर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अपनी जीत का दावा किया। बस मैंने लोगों को अपील किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल के निशान के ऊपर वोट देकर फिर से एक बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। डबल इंजन की सरकार फिर से एक बार लाओ। चाहे कि माननीय मोदी जी का विजन आत्मनिर्भर भारत हमने जो स्वयंपूर्ण गोवा में कन्वर्ट किया है, वो अंत्योदय तत्व पर हमें फिर से एक बार सेवा करने का मौका मिले। जाहिर है कि चुनाव का जोर और प्रचार का शोर अब अपने पीक पर है। नेताओं की जुबान से निकलते तीर विरोधियों को घायल कर रहे हैं, तो वार पलटवार का घमासान जनता चुपचाप देख रही है। लेकिन अब बारी जनता की है। इन 5 राज्यों में कहां किस पार्टी को मौका दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यूपी में सोशल इंजीनियरिंग जीत की गारंटी बना तो भगवा खेमे ने जातियों की समीकरण साधने में देरी नहीं की। कभी सवर्णों की पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत सवर्णों की पार्टी का टैग हटाया और जनसंख्या के आधार पर भागीदारी तय करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए। प्रदेश में पिछड़ों की भारी तादाद को देखते हुए बीजेपी ने ओबीसी को साथ लेने के लिए सत्ता से संगठन तक हिस्सेदारी बढ़ाई। कैसे बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए जातियों के मोहरे फिट किए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। योगी खुद जिस अंदाज में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, उससे भाजपा पर ऊंची जातियों की पार्टी का टैग मजबूत हुआ। इसके साथ ही राजनीति विज्ञान से जुड़े कुछ हालिया शोध भी ये बताते हैं कि 2014 के बाद से भाजपा ने जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में सियासी ऊंचाई नापी है, उसमें ऊंची जातियों से मिले समर्थन की सबसे अहम भूमिका है। लेकिन पिछले वक्त में बीजेपी ने गैर सवर्णों को साधने की राजनीति पर फोकस किया है। जून 2020 में ही पीएम मोदी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में आंकड़े गिनाए थे। उन्होंने बताया था कि लोकसभा में भाजपा के 113 सांसद ओबीसी के, 43 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के और 53 अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के हैं। बीजेपी के 37.2% सांसद ओबीसी वर्ग से हैं, 14.1% एसटी से और 17.4% एससी से। 2019 के कुल 303 सांसदों में 68.9% सांसद गैर ऊंची जातियों से हैं। दिलचस्प बात यह है कि देश में ओबीसी, एसटी और एससी की आबादी भी लगभग 69.2% के आसपास ही गिनी जाती है। यानी भाजपा ने लगभग इतने ही प्रतिशत इन जातियों को संसद तक पहुंचाने का मौका दिया। इतने प्रतिनिधित्व के बाद कोई भी खुद ये समझ सकता है कि भाजपा पर अक्सर लगने वाला सवर्णों की पार्टी होने का आरोप कहां ठहरता है, क्योंकि अगर एससी एसटी के सांसदों की संख्या को हटा भी दें, तब भाजपा में गैर सवर्ण सांसद लगभग 60% हैं। ये अधिकांश सामान्य वर्ग की सीटों से चुने गए हैं। वहीं ओबीसी सांसद लगभग 50% हैं। यूपी के जटिल जातीय गणित पर नजर डालें तो उपनाम के आधार पर किसी भी जाति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नोएडा में वर्मा लिखने वाले अधिकांश लोग गुर्जर होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्मा लिखने वाले अनुसूचित जाति में आ जाते हैं। अवध के क्षेत्र में कुर्मी समुदाय भी वर्मा लिखते हैं, जो ओबीसी में आते हैं। कहीं कहीं कायस्थ यानी सवर्ण होते हैं। उधर बलिया के चौधरी यादव हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चौधरी जाट कहलाते हैं। किन्हीं किन्हीं जिलों में कुर्मी भी चौधरी कहलाते हैं।
कुशवाहा भी राजपूत के साथ कहीं कहीं ओबीसी में आ जाते हैं। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले रावत ठाकुर राजपूत हैं। यूपी में रावत पासी समुदाय यानी अनुसूचित जाति से हैं। चंद्र कहीं किसी जगह ठाकुर राजपूत हैं तो कहीं एससी। त्यागी अगर पश्चिमी यूपी से हैं तो ब्राह्मण हैं और पूर्वी क्षेत्र से हैं तो एससी। मेरठ के आसपास के कुछ इलाकों में त्यागी भूमिहार भी होते हैं। इसी तरह कई सरनेम ऐसे हैं जिनके आधार पर जाति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। यूपी का जटिल जातीय गणित पार्टियों को चुनावी रणनीति में सोशल इंजीनियरिंग के लिए मजबूर करता है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो राज्य में ओबीसी और एससी को जोड़ने के लिए पूरा गुणा भाग करके आगे बढ़ने का रास्ता चुना गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस चुनाव में 57.5% प्रत्याशी ओबीसी एससी से थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 52.8% प्रत्याशी ओबीसी एससी से थे। इस चुनाव में पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। 2020 में इन्हीं वर्गों से 50% पार्टी पदाधिकारी हैं। योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद में ओबीसी एससी से 48.1% मंत्री हैं। 35.6% जिला अध्यक्ष भाजपा के इन्हीं वर्गों से ताल्लुक रखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी सवर्णों की पार्टी नहीं है? इन आंकड़ों से साबित होता है कि मोदी शाह के नेतृत्व वाली नई भाजपा को सवर्णों की पार्टी कहना क्यों गलत है, क्योंकि हकीकत ठीक इसके उलट है। बल्कि बीजेपी तो उत्तर प्रदेश के जटिल जातीय गणित का तोड़ निकाल चुकी है। उसने 2013 से 2019 के बीच इस मामले में काफी काम किया। न सिर्फ अपने सामाजिक समर्थन का दायरा बढ़ाया बल्कि संगठन में भी ओबीसी वर्गों को भरपूर जगह दी, केंद्रीय भूमिकाएं दी। इस सोशल इंजीनियरिंग का ही कमाल है कि आज 54.5% ओबीसी और 20.7% एससी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में दूसरी तमाम पार्टियों से इस मामले में बीजेपी काफी आगे है। खासकर लोकसभा विधानसभा में इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के मामले में अभी तो पक्के तौर पर भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुए हर चुनाव में दूसरी पार्टियों के मुकाबले अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को सर्वाधिक टिकट दिए। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस। सिर्फ चुनाव में ही नहीं, भाजपा ने संगठन में भी ओबीसी और अनुसूचित जातियों के नेताओं को बड़ी संख्या में शामिल किया। इससे उसकी आंतरिक संगठनात्मक संरचना ही बदल गई है। आज स्थिति यह है कि यूपी में ओबीसी और एससी नेताओं की संख्या संगठन के हर स्तर पर आधे से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि अब भी ये सच है कि यूपी भाजपा ने सवर्णों को राज्य में उनकी 24.2% आबादी की तुलना में कहीं ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। ये वर्ग पार्टी का अभिन्न और अहम हिस्सा बना हुआ है। फिर भी पहले के मुकाबले अब उनका प्रतिनिधित्व काफी घट गया है। दूसरी तरफ ओबीसी और एससी के नेताओं को ज्यादा मौका दिए जाने की वजह से भाजपा के बारे में जमीनी स्तर पर पहले से बनी धारणा भी टूट रही है। जबकि प्रदेश में उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा और बसपा को अब भी विशिष्ट जाति आधारित पार्टियां ही माना जाता है। सपा मुख्य रूप से ओबीसी की और बसपा दलितों की पार्टी कही जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि तमाम पार्टियों ने भाजपा से मुकाबले के लिए कमर कसते वक्त उस सोशल इंजीनियरिंग की तरफ गौर ही नहीं किया, उसे पूरी तरह अनदेखा किया। जबकि भाजपा की प्रगति की सबसे बड़ी वजह यही सोशल इंजीनियरिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। इलेक्शन एक्सप्रेस में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी मानो चुनावी रंग में रंग गया है। हर एक चरण के बाद जोश दोगुना हो रहा है। नेताओं के लच्छेदार भाषणों के बीच चुनावी गाने जमकर बज रहे हैं और लोगों का मनोरंजन हो रहा है। कमोबेश हर पार्टी ने अपने चुनावी गाने जारी किए हैं। यहां भी भगवा खेमा नंबर 1 तो सपा नंबर 2 पर नजर आती है। हालांकि इस रेस में बसपा कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक पीछे नहीं है। यूपी चुनाव के संगीत में प्रचार की झलकियां इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही। यूपी में प्रचार धुआंधार है, गानों की बहार है, सुरों से आर पार है। जी हां, लोगों पर चढ़ा चुनाव का बुखार है। यूपी का चुनाव का रंग कोरोना क्या कोई भी फीका नहीं कर सकता। कोरोना की बंदिशों के बीच चुनाव स्टार प्रचारकों को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक छोटी छोटी मीटिंग करके बड़े बड़े संदेश दे रहे हैं। लेकिन चुनावी खुमारी में बने पार्टियों के गानों का जादू
सिर चढ़कर बोल रहा है। भ्रष्ट लुटेरे चोर माफिया दंगाई सब साफ हुए, दंगाई सब साफ हुए, हाँ दंगाई सब साफ हुए। जातिवाद परिवारवाद के चेहरे सभी अनाथ हुए, चेहरे सभी अनाथ हुए, हाँ चेहरे सभी अनाथ हुए। साजिश चाहे जितनी रच ले, साजिश चाहे जितनी रच ले, होनी है जो होगी, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। बीजेपी के प्रचार के लिए एक से बढ़कर एक गाने तैयार हो रहे हैं। पार्टी की भक्ति की महफिलों तक जा पहुंची है। ऐसा ही एक गाना हर जगह सुनाई दे रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बीजेपी की टीम इस रेस में भी सबसे आगे नजर आती है। हर दिन भगवा खेमा एक नए गाने के साथ हाजिर होता है। पार्टी के थीम सॉन्ग में भी लोगों को खींचने का जादू नजर आ रहा है। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। सोच जिनकी है ईमानदार, फिर से बीजेपी, काम करती रही जो दमदार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी। यूपी में योगी आदित्यनाथ का जादू भी सिर चढ़कर बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर बने गाने भी खूब वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक गाना है। श्री योगी योगी, श्री योगी योगी, श्री योगी योगी, श्री योगी योगी। यूपी फिर से सीएम मांगे श्री योगी योगी। लेकिन संगीत में प्रचार में अखिलेश एंड कंपनी भी पीछे नहीं है। चुनावी संग्राम शुरू होते ही अखिलेश यादव ने एक गाना रिलीज किया था। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। अखिलेश यादव का क्रेज भी यूपी में खूब है। उनके लिए गाया गया भोजपुरी गाना भी खूब वायरल हो रहा है। पूर्वांचल में खास तौर से इस गाने की धूम मची है। हालत सुधारी ना उत्तर प्रदेश के, हालत सुधारी ना उत्तर प्रदेश के, जबले वोटावा ना देवा अखिलेश के, जबले वोटावा ना देवा अखिलेश के। गाने एक से बढ़कर एक है और हर लफ्ज के साथ जोश भी दोगुना नजर आता है। अखिलेश यादव के ये गाने बेहद पसंद किए जा रहे हैं। भले ही बहन जी हाथी के लिए प्रचार करने नहीं निकली हो, लेकिन उनके फैंस ने एक से बढ़कर एक गाने बनाए हैं। इन गानों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए दीवानगी नजर आती है।
यूपी चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर खड़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन सच ये है कि कई सीटों पर कांग्रेस दूसरे प्रत्याशियों के लिए चुनौती बन सकती है। पार्टी चुनाव में एक अलग रणनीति के साथ उतरी है और फोकस है महिलाओं पर। कांग्रेस पार्टी के प्रचार गीत में भी नारी शक्ति की झलक दिखाई दी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर्वत क्या मेरे आगे, मैं चांद को लांघ भी सकती हूँ, घर भी चलाया है मैंने, मैं देश भी चला सकती हूँ। यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, लेकिन आम आदमी पार्टी का गाना जरूर लोग सुन रहे हैं। गाने में भी स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी यूपी में आगाज करने के लिए बेताब है। राजनीति को बदलने आपको आया है, राजनीति को बदलने आपको आया है, पहली बार झाड़ू छाप आया है। चुनाव में गीतों का अलग ही क्रेज रहता है। अलग अलग पार्टियों से जुड़े लोग इन गीतों पर न सिर्फ झूमते हैं, बल्कि अपने प्रिय नेता या पार्टी को जिताने के लिए जी जान से जुड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इलेक्शन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।